Hello friends, I'm telling you the next part of this chapter. अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें, इफ़ वी सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, तो वी सी दैट द एग्रीकल्चर हैज़ बीन अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी, दो इट्स शेयर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एक बैकबोन मानी जाती है देश के लिए, लेकिन दो इसके बावजूद इट्स शेयर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है रजिस्टर्ड ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड. तो वी आर वाचिंग दैट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग इन 1951 ऑनवर्ड्स, ऑल्दो इट्स शेयर इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट. हालांकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, और ये उनकी आजीविका का साधन है जिससे उनकी आजीविका चलती है. टू पॉपुलेशन कंटिन्यू टू बी एज हाई एज 63%, जो 2001 में काफ़ी हाई थी 63%. द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द GDP ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न. तो वी आर वॉचिंग दैट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP इज इन डिक्लाइनिंग कंडीशन. एक घटती हुई अवस्था में दिख रहा है GDP में, एक सकल घरेलू उत्पाद में एक एग्रीकल्चर का शेयर, जो एक चिंता का विषय मान सकते हैं हम. इज मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न बिकॉज एनी डिक्लाइन एंड स्टैग्नेशन, जो ठहराव है और जो डिक्लाइन घटता जा रहा है एग्रीकल्चर में, विल लेड टू डिक्लाइन इन अदर स्पेयर्स ऑफ द इकोनॉमी. वो एक अर्थव्यवस्था के अन्य पहलुओं पर भी इसका क्या है इफेक्ट देखने को मिलेगा. यानी जो अदर सेक्टर जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, जैसे फ्लोर मिल है या शुगर इंडस्ट्रीज है और कॉटन इंडस्ट्रीज है या मस्टर्ड इंडस्ट्रीज, जहाँ ऑयल रिफाइनरीज हैं, तो कहीं ना कहीं अगर एग्रीकल्चर पर जो GDP का कंट्रीब्यूशन, जो GDP में योगदान देता है एग्रीकल्चर, अगर वो डिक्लाइनिंग होता जा रहा है, इसमें ठहराव हो रहा है, तो डेफिनेटली इट विल बी इफेक्ट इन अदर सेक्टर आल्सो. तो वाइडर इम्प्लीकेशंस जो देश में सोसाइटी में हमें देखने को मिलेंगे बड़े पैमाने पर, कंसिडरिंग सोचते हुए कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, जो इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर का, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसर्टेड एफर्ट्स. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी को सोचते हुए, कंसिडरिंग एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस को सोचते हुए इंडियन इकोनॉमी के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एफर्ट्स किए हैं एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, याद रखिएगा इंडियन काउंसिल ऑफ, एक इंडियन काउंसिल बनाया है एग्रीकल्चर के रिसर्च, यानी उसमें एग्रीकल्चर में किसी भी क्रॉप्स की नई नई स्पेसीज के रिसर्च की जाती है. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को डेवलप किया जाता है, हाइब्रिड सीडों को डेवलप किया जाता है जिससे कि उनकी ग्रोथ बढ़े. और कई सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जैसे पंतनगर यूनिवर्सिटी है हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, देश की पहली यूनिवर्सिटी, और वेटरनरी सर्विसेज, जहाँ पर जानवरों को या हर तरह की चीज़ों पौधों को नई तरीके से क्या किया जाता है, उनको वेटरनरी सर्विस प्रोवाइड की जाती है. एनिमल ब्रीडिंग, और जो जानवरों की नस्लें हैं उनको सुधारा जाता है. एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स हैं. हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, बागवानी विकास के लिए, और रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर्स खोले हैं इन द फील्ड ऑफ मेट्रियोलॉजी एंड द वेदर फोरकास्ट. और अगर हम देखें जो मेट्रियोलॉजी वेदर फोरकास्ट है, जिसमें मौसम संबंधी जानकारी दी जाती है, इन चीज़ों को गिवन प्रायोरिटी फॉर द इम्प्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर. इंडियन एग्रीकल्चर्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वेटरनरी सर्विसेज हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बनाया गया है. इनको प्रायोरिटी दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा. ये जितने ज़्यादा डेवलप होंगे लोग, किसान जो है इन प्लेसेस से उतना लाभ ले सकेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसी के संदर्भ में द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुधरेगा. वॉज ऑल्सो कंसिडर इसेंशियल फॉर द सेम. इसी संदर्भ में जो गाँव के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने पर भी विचार किया गया, वो भी ज़रूरी माना गया. हम इधर अगर सोर्सेज देखें, इंडियन ग्रोथ जो GDP की देखें, तीनों सेक्टर्स में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो या सर्विस सेक्टर हो, पहला वाला प्राइमरी सेक्टर है, दूसरा वाला सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तीसरा वाला
टर्सरी सेक्टर माना जाएगा, आई टॉट यू अर्लियर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इन 10 सालों में 1980 या 1992 से 1 तक और 2 से 7 तक, तो 10th फाइव प्लान प्रोजेक्ट्स में हम देख रहे हैं कि तीनों सेक्टर में जो जीडीपी का शेयर है, पहले यहाँ 5.6 था, यहाँ 6.4 हुआ और उसके बाद अब 8, यानी कि 10th 5-year प्लान आते आते द शेयर ऑफ जीडीपी इन एग्रीकल्चर इज इंक्रीजिंग एंड विच इज अ वेरी गुड सिंबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. From the table, it is clear that the GDP growth rate is increasing. Although we are watching that the GDP growth rate is increasing and it is not generating, but although on the one side the GDP rate is increasing, but even then as the population is increasing day by day, the agriculture sector is not providing a lot of employment to the people. सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देश के लोगों के लिए नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है. द ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर में इज डिसलरेटिंग विच इज अलार्मिंग सिचुएशन में है वो. टुडे इंडियन फार्मर आर फेसिंग बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन. आफ्टर प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज regarding agriculture, even then the Indian farmer are facing a very tough competition with the world level पर कंपटीशन. आवर गवर्नमेंट इज गोइंग अहेड. हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस आगे जा रही है, वो रिडक्शन कर, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, जो पब्लिकों का इन्वेस्ट करती है पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर में. पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि इरिगेशन में, पावर में, या रूरल रोड्स जो अच्छी बना दी हैं, मार्केट्स अवेलेबल है, मैकेनाइजेशन मशीनीकरण कर दिया है. सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर जो वो किसान लेते हैं सेंटर से, उन जगहों पर सब्सिडी प्रोवाइड करा दी है. इससे क्या हुआ है, सबसे ज्यादा इज डिक्रीज लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इससे क्या हो गया, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, लीडिंग टू इंक्रीज कर दिया है प्रोडक्शंस. मोर एवर, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस है, मोर एवर रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज. हालांकि अक्सर हम देखते हैं जो रिडक्शन हो रहा है इन इम्पोर्ट ड्यूटीज में ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में हम कई सारी चीज़ें हमने रिड्यूस कर दी हैं इम्पोर्ट में. टू एग्रीकल्चर इन कंट्री फार्मर आर विड्रॉइंग दियर. अब फार्मर क्या कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट वो पहले ज़्यादा करते थे, अब नाउ द फार्मर्स दे आर रिड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर, कॉजिंग अ डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर. इट मीन्स इससे क्या हो रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट मिलता था बहुत सारे लोगों को एग्रीकल्चर्स में, इफ़ द फार्मर्स आर विड्रॉइंग इन्वेस्टमेंट ही अगर वो वापस ले रहे हैं, तो जो बहुत सारे लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिलता था, अब वो क्या है, घटता जा रहा है. बेसिकली हम क्या देखते हैं ना, वाई आर फार्मर कमिटिंग सुसाइड. जो किसान हैं वो हम देख रहे हैं कि सुसाइड कर रहे हैं आज की डेट में कई सारे स्टेटों में, देश में. तो कारण क्या है कि फार्मर्स क्यों सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं कि इन द एग्रीकल्चर सेक्टर में कभी ड्रॉट हो जाता है, कभी फ्लड्स आ जाते हैं, या कभी नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं. तो एक मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर में उनको क्या है, एक इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कराए, जिससे कि उनको मुआवजा मिले अगर उनकी फसल बर्बाद हो जाती है. और अगर वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हुए अदर सेक्टर्स में भी उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, तो उनके पास एक ऑप्शन होना चाहिए. अंडर एग्रीकल्चर डिक्रीजिंग, कैन वी थिंक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. क्या एक फार्मर्स के पास अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, जिससे कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा उसको चूज कर सके, उसके पास एक चॉइस होनी चाहिए. भैया द और गवर्नमेंट शुड ऑल्सो प्रोवाइड लोन टू फार्मर्स हु आर वेरी नीडी एंड हु एक्सपेक्ट द बेटर ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, हु थिंक दैट द एग्रीकल्चर कैन प्रोवाइड हिम अपॉर्चुनिटीज एज ए जॉब. फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, जो फूड सिक्योरिटी हम देश में देखते हैं, वी आर वाचिंग द फूड सिक्योरिटी, जो भोजन को हम सिक्योर करते हैं. यू नो दैट, हम जानते हैं फूड बेसिक नीड है हर एक सिटीजन की देश में, तो शुड हैव एक्सेस, और हर एक नागरिक के पास, सिटीजन के पास एक फूड एक्सेस पहुंचना चाहिए. अभी जैसे आपने देखा था, एक एग्जांपल हो सकता है कि इस कोरोना के टाइम पर बहुत सारे जो पुअर पीपल थे, जो एज ए लेबर काम करते थे, उनके पास काम नहीं था, तो वो घर में बंद थे. तो गवर्नमेंट ने उनके लिए एक भोजन की व्यवस्था की थी घर घर जाकर, ताकि वो उनको फूड मिले. एक्सेस टू फूड, मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल मर,
न्यूनतम जो पोषक तत्व हैं उनको एक न्यूनतम एक पोषाहार मिलना चाहिए हर नागरिक को देश में। अगर जनसंख्या का कोई हिस्सा, पॉपुलेशन सेगमेंट, कोई कम्युनिटी का डज नॉट हैव एक्सेस, अगर उन तक नहीं पहुंच पाता है द सेगमेंट, तो ये जो सेगमेंट है पॉपुलेशन का, सफर फ्रॉम द लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी जो भोजन की उपलब्धता है, भोजन संरक्षण जो वो कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। द नंबर ऑफ पीपल, जो हमारे कई सारे पीपल हैं, नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव फूड सिक्योरिटी, जिनके पास फूड सिक्योरिटी की नहीं कर पाते हैं, जो भोजन को संरक्षित नहीं कर पाते हैं, इज डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज, हम देखते हैं उसमें लार्ज उनकी संख्या ज़्यादा है। सम रीजन ऑफ आवर कंट्री पर्टिकुलरली, हम देखते हैं वो रीजन ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड स्टेट हैं, ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट नहीं है, जहाँ पर ऐसी गरीबी देखी जाती है कि वहाँ उस राज्य के लोग न्यूनतम जो पोषक स्तर वाला भोजन है वो भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, भोजन को अपने बच्चों के लिए एक संरक्षित नहीं रख पाते हैं। यानी जैसे हम कह सकते हैं कि एक मिनिमम एक लेवल होना चाहिए न्यूट्रिशनल फूड उन्हें प्राप्त होने का, वो नहीं मिल पाता है। एंड पर्टिकुलरली इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड स्टेट विद हायर इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी। और हम देखते हैं कि उन स्टेट में जो बिहार है, उड़ीसा है, ये काफ़ी गरीब स्टेट है। द रिमोट एरिया ऑफ द कंट्रीज में जो गांव के दूर के क्षेत्र हैं, रिमोट एरियाज, आर मोर प्रोन, वो बहुत ज़्यादा प्रोन है, बहुत ज़्यादा तीव्र वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स की कंडीशन देखने को मिलती है। अनसर्टेन फूड सप्लाई के लिए भी वहाँ अनसर्टेन है, यानी कि अगर वहाँ ऐसी कोई इकोनॉमिकली अगर वो काफ़ी बैकवर्ड हैं वो स्टेट, इफ़ द स्टेट्स आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, देन वी थिंक दैट द ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर फैसिलिटीज़ वेर नॉट अवेलेबल इन ऑर्डर टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अगर हम देखें अवेलेबिलिटी ऑफ फूड को ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, तो अवर गवर्नमेंट केयरफुली डिजाइन, तो हमारी गवर्नमेंट को केयरफुली एक डिज़ाइन तैयार करना चाहिए, एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम के लिए, जिससे कि राष्ट्रीय फूड सुरक्षा प्रणाली उनको दी जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली के तहत हर नागरिक को, देश के हर नागरिक को एक भोजन मिले जिससे कि वो भूखा न रहे। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक में गवर्नमेंट क्या करती है, जो देश में जितना प्रोडक्शन होता है फार्मर्स करते हैं उसको बफर स्टॉक बना के इमरजेंसी पीरियड के लिए रखती है। और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हमने 9th में पढ़ा था, पीडी है, जिसमें कंट्रोल के द्वारा कम कीमत पर सिटीजन्स को वो फूड अवेलेबल, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई के तहत अवेलेबल होता है, जिसमें गवर्नमेंट हर सिटीजन्स को एक कार्ड के तो एक राशन कार्ड के तो हर महीने राशन प्रोवाइड कराती है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत, एक कम दरों पर, बहुत ही कम दरों पर सिटीजन्स को इसमें फूड अवेलेबल हो जाता है। एज यू नो, जैसा हम जानते हैं, पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक प्रोग्राम है जिसमें विच प्रोवाइड फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है, अनाज प्रोवाइड किया जाता है, और अदर इसेंशियल कमोडिटी, दालें दी जाती हैं, नमक दिया जाता है, और दाल चावल गेहूं दिया जाता है। एंड सब्सिडी प्राइस इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, और भी अन्य इसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइड की जाती हैं जो ज़रूरी कमोडिटीज है, वस्तुएं हैं, और सब्सिडी प्राइस में कम कीमत पर रूरल और अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट ने कई ज़्यादा जगहों पर खोले हैं जिससे सिटीजन्स को फूड की प्रॉब्लम ना हो। इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी जो पॉलिसीज हैज़ प्राइमरली ऑब्जेक्टिव, वो क्या है, प्राइमरली ऑब्जेक्टिव्स है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी, जो अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराता है फूड ग्रेन की टू कॉमन पीपल, जो आम लोग हैं, वो भी एफोर्डेबल प्राइस में। अब आपको समझ में आएगा कि फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या है। प्राइमरली ऑब्जेक्टिव, इसका जो एक मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो फूड ग्रेन है वो कॉमन पीपल को एफोर्डेबल प्राइस पर, कम कीमत पर, एक कॉमन सिटीजन्स को, गरीब लोगों को भी फूड अवेलेबल कराना पीडीएस का मेन एम है। इट हैज़ इनेबल द पुअर टू हैव एक्सेस टू फूड, इसे ये भी सामर्थ्य रखता है कि जो पुअर लोग हैं उनकी भोजन उनको मिल पाए, भोजन तक पहुंच सके वो। द फोकस ऑफ पॉलिसी, जो इस पॉलिसी का फोकस है, इज ऑन ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में ग्रोथ मिले,
और गवर्नमेंट भी इन किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक गवर्नमेंट ने इनके लिए प्राइस फिक्स कर दिया है जिससे कि किसानों का एक्सप्लोटेशन नहीं हो पाता है। एंड ऑन फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट एंड राइस, वीट और राइस को इसमें बढ़ावा देने के लिए टू मेंटेन देयर स्टॉक, ताकि जो गेहूं और चावल है ये दो मेन स्टेपल क्रॉप भरण पोषण करने वाली फसल मानी जाती है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है इनका एक बफर स्टॉक बना के रखती है ताकि इमरजेंसी के टाइम पर भी ये लोगों को एक मिनिमम प्राइस, एफोर्डेबल प्राइस में कॉमन सिटीजन तक ये मिल सके। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जो एफसीआई है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। एफसीआई हमारे पिथौरागढ़ में भी है। एफसीआई में गवर्नमेंट क्या करती है, एक बफर स्टॉक बना के चलते हैं वहाँ पर वीट, राइस, शुगर, इस तरह की जो इसेंशियल कमोडिटीज है उनका स्टॉक रहता है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोकरिंग एंड स्टॉकिंग, स्टॉक रहता है फूड ग्रेन का। वेयर एज डिस्ट्रीब्यूशन इज इंश्योर्ड बाय, जबकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन है कॉमन सिटीजन तक, वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पहुँचाती है, पीडीएस तक पहुँचाती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक। और पीडीएस के द्वारा कॉमन लोग यहाँ से अफोर्डेबल प्राइस में इसेंशियल कमोडिटीज़ को ले सकते हैं, यानी राशन कार्ड की मदद से हम कंट्रोल से इन अफोर्डेबल प्राइस पर कॉमन सिटीजन अनाज को ले लेता है हर मंथ में। एफसीआई प्रोकास्ट फूड ग्रेन फ्रॉम द फार्मर्स, एफसीआई में कहाँ से फूड ग्रेन वो करती है, गेन करती है, वो फार्मर्स से। एट द गवर्नमेंट अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्योंकि गवर्नमेंट ने किसानों के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किया है जिसके तहत वो किसानों को एक्सप्लॉइट नहीं करती और फार्मर्स को एक राइट प्राइस मिल जाता है अपनी क्रॉप्स का। और द गवर्नमेंट यूज टू प्रोवाइड सब्सिडी, और गवर्नमेंट इसके साथ साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो है ही है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या करती है किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर इनपुट्स टूल्स लेने के लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए, जैसे सच एज फर्टिलाइज़र है, बिजली है। किसानों को कम दरों पर बिजली प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट और इरिगेशन फैसिलिटीज़ देती है। द सब्सिडी हैज़ नाउ रीच अनसस्टेनेबल लेवल, अब जो ये सब्सिडी है वो अनसस्टेनेबल लेवल तक पहुंच चुकी है। एंड ऑल्सो लेड टू लार्ज स्केल इनएफिशिएंसी, आज हम देखते हैं बड़े पैमाने पर जो इनएफिशिएंसी देखी जाती है इन द यूज ऑफ स्कैर्स इनपुट, जो मुश्किल से स्कैर्स इनपुट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कभी कभी। एक्सेसिव एंड इम्प्रूव्ड एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर, बहुत ज़्यादा हम जब यूज करते हैं इम्प्रूव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड वाटर लेड टू वाटर लॉगिंग, इससे वाटर लॉगिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर इरिगेशन करने से। स्लैनिटी है एंड डिफ्लेशन ऑफ इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिशन, और जो बहुत ज़रूरी पोषक तत्व हैं मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं वो भी घटते जाते हैं। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ़ वी आर यूजिंग द मोर डोज ऑफ द केमिकल्स इन एग्रीकल्चर, देन वी सी दैट द न्यूट्रिशनल इन क्रॉप्स विल आल्सो रिड्यूस and the fertility of soil will be also decrease, and sometimes we see that by using a lot of chemicals in agriculture the air pollutions may be happen, वाटर लॉगिंग हो जाता है, वाटर लॉगिंग से भी सॉइल इरोजन हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा उसमें जमा हो जाना जो वाटर लॉगिंग कहलाता है। सैलिनिटी एंड डिप्लेशन ऑफ इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिशन, हाई एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहने का अर्थ है। सब्सिडी इन इनपुट्स एंड कमिटेड एफसीआई परचेज हैव डिस्टॉर्टेड क्रॉपिंग पैटर्न, इससे क्या हो गया है ज़्यादा सब्सिडी देने से बहुत सारे इनपुट कम ये स्वीकार किया, कमिटेड एफसीआई परचेज हैव डिस्टॉर्टेड एंड क्रॉपिंग पैटर्न में भी बदलाव आ गया है, डिस्टॉर्टेड हो गए हैं वो बदलाव, बिल्कुल ठहराव की स्थिति। वीट एंड पैडी क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन मोर फॉर एमसीपी दे गेट, जो वीट और पैडी हैं आज की डेट में हम देखते हैं जो गेहूं और धान जिसे बोलते हैं आर बीइंग ग्रोन मोर, वो ज़्यादा उगाया जाता है क्योंकि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उनको ज़्यादा मिलता है इन दो क्रॉप्स में। पंजाब एंड हरियाणा अगर हम एक एग्जाम्पल को देखें, दिस हैज ऑल्सो क्रिएटेड ए सीरियस इम्बैलेंस, इससे क्या होता है जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें सीरियस डिसबैलेंस भी देखने को मिलता है। यू ऑलरेडी नो दैट कंज्यूमर आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, जो कंज्यूमर्स हैं आज हम देख रहे हैं कंज्यूमर्स भी तो दो कैटेगरी में डिवाइड हो चुके हैं। एक तो है बीपीएल वाले, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, और एक होते हैं एपीएल जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करते हैं। वो जो हमारा
NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो यही करता है कि गरीबी के आंकड़े लेता है। अब वो पता नहीं कि कौन से लोग इसमें BPL में आते हैं, कौन से APL में। बेसिकली देखा जाता है कि जो 2100 कैलोरी प्राप्त कर रहे हैं शहरों में, वो एक मिनिमम लेवल, एक मैक्सिमम लेवल प्राप्त कर रहा है, यानी वो अच्छी कंडीशन में माना जाता है। ऐसे गांव में जो 2400 कैलोरी प्राप्त कर रहा है वो अच्छी कंडीशन में माना जाता है। विद द इशू प्राइस बीइंग डिफरेंट फॉर ईच कैटेगरी। तो हमने ये देखा कि जहाँ कंज्यूमर आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, इनके लिए जो प्राइस है हर क्रॉप्स का वो बदल दिया है। यानी BPL के लिए उनको मिनिमम अफोर्डेबल प्राइजेज में वो खरीद सकते हैं, जबकि APL है, APL को उन्हीं क्रॉप्स को खरीदने के लिए ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है विद द इश्यू प्राइस। हाउएवर दिस कैटेगराइजेशन इज़ नॉट परफेक्ट। हालांकि जो कैटेगराइजेशन है, जो कैटेगरी बांटी है, परफेक्ट नहीं है। एंड नंबर ऑफ डिजर्विंग पुअर, इससे क्या हो रहा है ना, बहुत सारे लोग जो डिजर्विंग है, जो वाकई में गरीब हैं, जो रियली गरीब है इंडिया में, उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। और जो सही कंडीशन में है, वो लोग तो क्या करते हैं, कम कीमत पर राशन ले लेते हैं। और इस तरीके से सही कैटेगराइजेशन ना होने से नंबर ऑफ जो डिजर्विंग पुअर हैं, जो वाकई में गरीब हैं, हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम BPL। उनको क्या किया है, एक्सक्लूडेड यानी बाहर कर दिया है बिलो पॉवर्टी लाइन से। यानी कि जो वाकई में डिजर्विंग है, वो वाकई में पुअर हैं, उन लोगों को तो एक अफोर्डेबल प्राइस में फूड नहीं मिल पाता है, जबकि वो उनके हकदार हैं, दे हैव अ राइट। लेकिन जो नहीं है, जो पुअर नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, एक सही अफोर्डेबल प्राइजेज में फूड ले लेते हैं, जो कि एक जस्टिफाई नहीं करता है। मोर एवर सम ऑफ द सो कॉल APL, बहुत सारे हम देखते हैं सो कॉल उनको APL अबव पॉवर्टी लाइन स्लिप बैक टू BPL। बहुत सारे APL जो परिवार थे, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार थे या एक गुड फैमिली थी जो अफोर्डेबल कर सकती थी प्राइस को, उनको क्या कर दिया गया, उनको BPL में यानी गरीबी रेखा में दिखा दिया गया, जो क्या करते हैं, एक गरीब लोगों को हक मार लेते हैं। मोर एवर सम ऑफ सो कॉल APL स्लिप बैक टू BPL बिकॉज ऑफ द फेलियर। क्यों, क्या कारण क्या था, बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ इवन वन क्रॉप एंड इट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट इन एकोमोडेट सच शिफ्ट। तो हम देखते हैं इसमें मोर एवर सम फेलियर ऑफ इवन वन, कभी कभी क्या हो जाती है, फेलियर ऑफ वन क्रॉप फेल हो जाती है या प्रोडक्शन नहीं हो पाती। एंड इट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली हम देखते हैं प्रशासनिक तौर पर ये बहुत डिफिकल्ट है टू एकोमोडेट, किसको लागू करना, सच शिफ्ट, एक नाम से उसको चेंज करके दूसरी फसल वो कर देना। तो प्रशासनिक रूप से भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है किसानों के लिए कि एकदम से अगर कोई फसल हमने खेत में उगाई है और डिजास्टर्स आ गया या फ्लड्स आ गया या अदर तरह की कोई भी नेचुरल क्लाइमेटीज आ गई, तो एकदम से उसको किसान को उसका मुआवजा मिले और लोगों को, कॉमन सिटीजन को अफोर्डेबल प्राइजेज में वो फूड सप्लाई कर सकें। ईच डिस्ट्रिक्ट में हम देखते हैं और ब्लॉक में हम देखते हैं कैन मेड सेल्फ सफिशिएंट, वो सेल्फ सफिशिएंट है इन फूड रीजन में प्रोडक्शंस इफ गवर्नमेंट प्रोवाइड प्रॉपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। यदि सरकार एक प्रॉपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे इन किसानों को, क्रेडिट दे, लिंकेज एंड ऑल्सो इनकरेज द यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्निक्स। और फार्मर्स को अगर हमें, इफ वी इनकरेज द फार्मर्स for using the latest technologies in agriculture and by providing subsidy in agriculture's inputs, so we see that the farmers may produce more crops instead of concentrating only ऑन राइस और व्हीट। तो मैंने ये आपको बताया था अभी कि बेसिकली होता क्या है, जो किसान होते हैं फार्मर्स बेसिकली व्हीट एंड राइस पर ही, 2 क्रॉप्स पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनको इनका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाता है। बेटर ग्रोथ पोटेंशियल इन दैट पर्टिकुलर एरिया में मस्ट बी इंक्रीज। अदर में बेटर, उनको एक बेटर ग्रोथ देनी चाहिए, फूड क्रॉप विद ए बेटर ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए पर्टिकुलर एरिया में, उन्हें पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करने के लिए उनको इनकरेज करना चाहिए। क्रिएशन ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर किसान को एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्हें प्रोवाइड कराया जाए, जिसमें कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, बिजली की उपलब्धता है,
में ऑल्सो अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी, जिससे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं प्राइवेट सेक्टर के, वो भी क्या करेंगे, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे पैसा। द फोकस ऑन इंक्रीजिंग फूड ग्रेन की अगर हम बात करें प्रोडक्शन, विच शुड बी ऑन सस्टेनेबल बेसिस, जो सस्टेनेबल बेसिस पे सतत विकास पर आधारित है। हम बिना इस इन्वायरमेंट को हार्म करें, हम अपनी नीड्स को बिना घटाए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, एक प्रॉपर वे में, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें। ऑल्सो फ्री ट्रेड इन ग्रेन विल क्रिएट मैसिव एम्प्लॉयमेंट, और एक फ्री ट्रेड मानिए टैक्स को कम करें जिससे कि ज़्यादा लोगों को एक मैसिव में एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करें। और रूरल एरियाज में जो गरीबी देखने को मिलती है, इन रूरल एरिया वेयर वी सी द अ लॉट ऑफ पॉवर्टी एंड वेयर द फार्मर्स आर सो पुअर दैट द इवन दे कांट यूज दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को वो नहीं चेंज कर पाते हैं अपने एरियाज के। तो गरीब किसानों को भी गाँव में क्या मिले, रोजगार मिले, उनको भी जो लैंडलेस रूरल लेबर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट क्या करे, उनको लैंड प्रोवाइड कराए, और एग्रीकल्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड कराए, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनके लिए फिक्स करे। There had been a gradual shift from cultivation of food crops of cultivation of crops. हमेशा से हम देखते हैं ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप, जो कल्टीवेशन है फूड क्रॉप का, टू कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, जो हम करते हैं फ्रूट्स का उत्पादन, या वेजिटेबल सब्जियां उगाते हैं, या ऑयल सीड हैं, जैसे मैंने सनफ्लावर बताया था आपको, लिनसीड बताया था, सोयाबीन बताया था, ग्राउंडनट बताया था, मूंगफली का तेल बनाया जाता है, और सोयाबीन का रिफाइंड तेल बनाया जाता है। इंडस्ट्रियल क्रॉप्स जो हैं, और भी ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल क्रॉप्स है जिस पर ये इंडस्ट्रियाँ डिपेंड हैं, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री कहलाती हैं। जो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है, दे आर नोन एज एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री। दीज आर लेड टू ए रिडक्शन इन नेट सोन एरिया। तो हम देखते हैं कि जो नेट सोन एरिया है जहाँ पर कुल उत्पादन होता है उसको रिडक्शंस हैं आज की डेट में अंडर सीरियल्स एंड पल्सेस, वहाँ पर अनाज और दालें जैसे उगाया जा रहा है। विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जैसे कि हम देख रहे हैं आज की डेट में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती जा रही है, और लोगों का जो एक लेवल है परचेसिंग पावर वो बढ़ता जा रहा है, तो डिक्लाइनिंग फूड प्रोडक्शंस हो रहे हैं। और एक जहाँ तेजी से एक और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और प्रोडक्शन जो है घटता जा रहा है, द प्रोडक्शन इज रिड्यूसिंग एंड मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर नाउ चेंजिंग देयर प्रोफेशन। और बहुत सारे किसानों को लगता है कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना शायद फ़ायदा नहीं रहेगा, तो इसलिए बहुत सारे किसान अब क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी छोड़ रहे हैं और सिटी में सेटल हो रहे हैं। तो विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है तो डिक्लाइनिंग फूड प्रोडक्शन घटता जा रहा है, या तो पॉपुलेशन भी बढ़ती है और फूड प्रोडक्शन भी बढ़ता तो लेवल ठीक रहता, लेकिन यहाँ पर अपोजिट हो रहा है। तो इससे क्या है, प्रोडक्शन डिक्लाइनिंग फूड प्रोडक्शन पुट ए बिग क्वेश्चन, और फूड प्रोडक्शन डिक्लाइन होने से एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है हमारी कंट्रीज के फ्यूचर पर कि इन द फ्यूचर फूड सिक्योरिटी का क्या होगा। अगर ऐसा ही लेवल से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रही और इसी लेवल से जो फूड प्रोडक्शन है देश में उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ा जिस प्रोपोर्शन में हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो बहुत जल्दी एक इंडिया के सामने एक कंसर्न हमें सोचना पड़ेगा। वी शुड थिंक फॉर द फ्यूचर ऑफ ए कंट्री दैट द व्हाट शुड वी डू फॉर द फूड सिक्योरिटी एंड हाउ कैन द इंडिया विल एबल टू फीड अ लार्ज पॉपुलेशन। इस बड़ी जनसंख्या को एक भारत कैसे खिला पिला पाएगा। द कंपटीशन फॉर लैंड बिटवीन नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, और जो कंपटीशन हम देख रहे हैं लैंड बिटवीन नॉन एग्रीकल्चर यूज में, सच एज हाउसिंग, जैसे हाउसिंग की प्रॉब्लम है, एंड एग्रीकल्चर है रिजल्टेड इन रिडक्शन इन नेट सोन एरिया। और जो पूरा उत्पादन है नेट सोन एरिया है वो एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि रिडक्शन होता था, घटता जा रहा है, जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, और क्या कहते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलता है, फसल बोने टाइम और काटने टाइम तो इनको काम मिलता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द पीरियड वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, जो अगर हम लैंड को देखें, लैंड की फर्टिलिटी को सुधारने के लिए भी गवर्नमेंट को स्कीम्स बनानी चाहिए और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना चाहिए, और फार्मर्स को अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए, लोन फैसिलिटीज़ कम कीमत पर अवेलेबल हो,
द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड हैज स्टार्टेड शोइंग ए डिक्लाइन। और जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की वो डिक्लाइनिंग होने से स्टार्टेज क्या कर रहा है कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आ रहा है। आज हम देख रहे हैं जो फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड विच वन शो ड्रामेटिक रिजल्ट, जिससे कि एक प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, ड्रामेटिक रिजल्ट आया है, एक नाटकीय बदलाव परिणाम आए हैं, आर नाउ बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडिंग द सॉइल। लेकिन कंटिन्यूसली अगर हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं या हम पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं या फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, बेसिकली जो फर्टिलिटी है ज़मीन की, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज नाउ रिड्यूसिंग, और जो न्यूट्रिशनल फूड्स हैं वो अवेलेबल हमें नहीं हो पा रहे। तो इसी के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए फार्मर्स को मोटिवेट कर रही है। इंडिया में सिक्किम ऐसा पहला स्टेट बन चुका है जहाँ पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, जिसमें मॉडर्न जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड उसको यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि मैन्योर की मदद से प्रॉपर न्यूट्रिशनल वाली फूड क्रॉप्स ग्रो की जाती है। पीरियोडिक स्कैरसिटी में हम देखते हैं और वाटर, कभी कभी हम देखते हैं कि पीरियोडिक स्कैरसिटी हो जाती है पानी की एंड टाइम पर, एज लेड टू रिडक्शन, और इससे कमी हो गई है इन एरिया जहाँ अंडर इरिगेशन वाले इलाके हैं, जो इरिगेशन पर डिपेंड करते हैं, जो आइदर मानसून पे डिपेंड है, इनएफिशिएंट, वहाँ पर वाटर मैनेजमेंट जो है, जो पानी का मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट है, उतना अच्छा नहीं है। वहाँ पर आइदर पानी वो ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं जब जाता है, और किसी टाइम पे उनको वाटर स्कैरसिटी फेस करनी पड़ती है, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की प्रॉब्लम्स हो जाती है वहाँ पर। डू यू नो वाई फूड गेन प्रोडक्शन एज रिमेन स्टेगनेंट और फॉलन? स्टेगनेंट एक स्थिर रहा है और यहाँ गिर गया है, उतना प्रोडक्शन एज जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस अनुसार प्रोडक्शन नहीं हो रहा है देश में, और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं फार्मर्स। तो इस वजह से एक इंडिया का जो फ्यूचर हो सकता है वो रियली एक ऐसा हो सकता है कि जहां हमें अदर कंट्री पर फूड के लिए डिपेंड होना पड़े, जो कि एक अच्छा सिंबल नहीं है। इंडिया फूड गेन प्रोडक्शन अगर हम देखें 2004-05 तक राइस में 85.3, यानी कि जहाँ 2089 था वो घट गया 2004-05 तक। ऐसे वीट को अगर हम देखें 76 से वो घट गया 72। ऐसे कोर्स जो मोटा अनाज है 30 से 33 हो गया है, वो बढ़ गया है। पल्सेस अगर हम देखें 13.4 ही था और उतना ही रहा। तो टोटल अगर हम देखें 209.8 था, ये जो टोटल प्रोडक्शंस देखें वही 2004-05 में 204.6 है। यानी कि जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट थी 5-6 की, जो स्रोत है वहाँ से लिए गए हैं स्रोत, जो आर्थिक सर्वेक्षण करता है उनके वहाँ डाटाज रहते हैं हर साल के कि कितना प्रोडक्शन हर साल होता जा रहा है। 2014-15 का भी मिल जाएगा, 16-17 का भी मिल जाएगा वहाँ से डाटा हमें। और इम्पोर्टेंट सीजन अगर हम देखें, लैंड डिग्रेडेशन अगर रीजन और वन इम्पॉर्टेंट जो रीजन है इज लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का आज हम देख रहे हैं कि जो लैंड डिग्रेडेशन हैं या जो लैंड की फर्टिलिटी है वो तेजी से घटती जा रही है। फ्री पावर है सेक्शन ऑफ फार्म, तो इसका कारण फ्री पावर दी गई है कुछ हिस्सों में किसानों को, हैज इनकरेज देम। इससे क्या है, किसानों को इनकरेज करने के लिए, जिससे कि वो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल वो क्या कर सकें, यूज कर सकें। ग्रो वाटर इंटेंसिव क्रॉप, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि सब्सिडी के द्वारा गवर्नमेंट ने इनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रखी, जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर को यूज कर सके पंप की मदद से। उन इलाकों में ग्रो वाटर, जहाँ पर वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, जो यहाँ पानी ज़्यादा चाहिए और जहाँ रेनफॉल कम होती है। एरिया जैसे राइस इन पंजाब में, जैसे जो चावल उगाते हैं पंजाब के किसान, और महाराष्ट्र में शुगर उगाते हैं। द अनसस्टेनेबल पंपिंग, और अनसस्टेनेबल होने से, यानी कि ओवर हम कह सकते हैं कि वो बिजली को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। पंपिंग ज़्यादा अनसस्टेनेबल करने से वाटर स्टोरेज रिड्यूस कर दिया है इन एक्वाफायर में, वो रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, जो स्टोरेज है वो रिड्यूस कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंटली इसके परिणाम में क्या है, मैनी वेल्स एंड ट्यूबवेल हैव रन ड्राई। अगर वो बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल से पानी ले रहे हैं और उसको
एक्वीफायर में स्टोर नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, बहुत जल्दी जो लेवल होगा अंडरग्राउंड वाटर का वो तेज़ी से घट जाएगा। और मानसून तो आपको पता है कि मानसून सर्टेन नहीं है इंडिया का, और बारिश ना होने से क्या होता है, तेज़ी से अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो घटता जा रहा है। क्योंकि मिसमैनेजमेंट होने से, मैनेजमेंट ना होने से किसान क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर को यूज करते हैं और उसको फिर स्टोरेज नहीं करते हैं, और इससे बहुत सारे जो कुएं हैं या ट्यूबवेल्स हैं वो सूखने के कगार में आ गया, सूख चुके हैं। दिस हैज पुश्ड द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स आउट ऑफ। इससे क्या हो गया, पुश्ड, उनको कहाँ ढकेल, जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उस पर डिपेंड हुए हैं ये। द बिग फार्मर्स, अगर हम देखें जो बड़े किसान हैं, विद डीपर ट्यूबवेल है जिनके पास, स्टिल हैव वाटर, जिन्होंने बहुत गहरे कुएं खोदे हैं, बड़े किसान हैं उनके पास तो पानी अवेलेबल है। बट मैनी अदर, लेकिन यहाँ एक और कुछ किसानों के पास पानी है जो बिग फार्मर्स हैं, वहीं कुछ किसान हैं जो वाटर क्राइसिस, पानी के संकट को फेस करते हैं। इन एडुकेट स्टोरेज है उनके पास, यानी कि जितना वो क्रॉप्स उगाते हैं उनके पास स्टोरिंग फैसिलिटीज़ भी नहीं है, वेयर हाउसेस नहीं है, गोडाउन जहाँ वो क्रॉप्स को स्टोर करके रख सकें जिससे कि उनमें कीटाणु या कोई चूहा ना खा सके। एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। ऑल्सो एक्ट एंड डिसइंटेंसिव टू द फार्मर, जिससे भी क्या है, डिसइंटेंसिव, विनियोजित नहीं कर पा रहे हैं वो। 10 द फार्मर्स आर बैडली इफेक्टेड। इससे हम क्या देख रहे हैं, जो किसान हैं वो बुरी तरह से प्रभावित होते हैं बाय द अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोडक्शन। इससे क्या है, प्रोडक्शन की अनसर्टेनिटी है। कुछ किसानों के पास पानी है, कुछ किसानों के पास पानी नहीं है, कुछ किसानों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, कुछ किसानों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, कुछ किसान के पास खेत भी नहीं है, कुछ किसान दूसरों के खेतों में काम करते हैं, और गवर्नमेंट इन किसानों के लिए एक किसान क्रेडिट कार्ड की सबके लिए अवेलेबल नहीं कर पा रही है। बाय अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोडक्शन की अनसर्टेनिटी के कारण, और कई जगहों पर इरिगेशन फैसिलिटी ना होने से, मानसून पे डिपेंड होने से भी ऐसा है। दे सफर फ्रॉम डबल डिसएडवांटेज, उनको दोहरा हानि उठानी पड़ती है, डिसएडवांटेज। एज दे पे हाई प्राइस, एक तो उनको हाई प्राइस देना पड़ता है किसके लिए, जो इनपुट्स वो यूज कर रहे हैं, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, मानो फर्टिलाइजर्स है, ट्रैक्टर्स है, पंपिंग मशीन्स हैं, अदर केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स के लिए बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। बट लैक द बार्गेनिंग पावर, लेकिन उनके पास जो बार्गेनिंग पावर है, जो जब उनकी फसल तैयार होके वो मंडी में बेचने के लिए जाते हैं उस समय उनको उनके क्रॉप्स का एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल पाता, जिससे कि फार्मर का एक्सप्लोटेशन होता है और जिसके कारण वो लोन रिपे नहीं कर पाते हैं। बार्गेनिंग पावर ना होने से फिक्स प्राइस पावर फिक्स नहीं कर पाते हैं इन देयर फेवर, अपने फेवर में। ऑल द प्रोडक्शन जो है मार्केट में पहुंच जाता है इस्टमेसली अपने आप। द हाई द सप्लाई द लोअर इज द डिमांड। सप्लाई तो बहुत हाई है, सप्लाई जैसे हम देखते हैं सप्लाई ज़्यादा है और अगर डिमांड कम है, अगर डिमांड कम है तो बेसिकली उसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, सब लोगों के पास बाजार में अवेलेबल है क्रॉप्स। अगर मान लो सप्लाई कम होती और डिमांड ज़्यादा होती तो प्राइस ज़्यादा होती। तो बेसिकली दिस कॉज डिस्ट्रेस सेल ऑल्सो, देयरफॉर देयर कैन बी नो फूड सिक्योरिटी। और कई बार हम देखते हैं फूड सिक्योरिटी भी अवेलेबल नहीं है। विदाउट द सिक्योरिटी ऑफ द स्मॉल फार्मर, जो स्मॉल फार्मर्स हैं बहुत सारे, उनके पास स्टोरिंग हाउस नहीं रहती है तो फूड सिक्योर नहीं कर पाते हैं। हम इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर देखते हैं तो ग्लोबलाइजेशन एक नया फिनोमिना नहीं है। हम जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में कई सारे अदर कंट्री इंटरलिंक होते हैं तो उसी को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इट वाज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन इन द 19th सेंचुरी में। ये तब भी था जब यहाँ पर कॉलोनाइजेशन था ब्रिटिशर्स का, जब ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनियाँ यहाँ इस्टेब्लिश की थी। इन द 19th सेंचुरी में हमने ये देखा कि व्हेन यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू इंडिया, जब यूरोपीय व्यापारी यहाँ भारत में आए, एट दैट टाइम टू इंडियन स्पाइसेस वेर एक्सपोर्टेड। इसमें भारत के वहाँ बहुत मसाले का उत्पादन होता था, उसको एक्सपोर्ट किया गया टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कई देशों में। एंड फार्मर ऑफ साउथ इंडिया वेज इनकरेज, और जो फार्मर्स थे साउथ इंडिया के
उनको इनकरेज किया। साउथ इंडिया में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन स्टेटों में के किसानों को मोटिवेट किया गया ताकि वो फसल उगाएं। आज भी हम देखते हैं टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। आज भी हम देखते हैं जो मसाले हैं वो भारत से मेन सोर्स हैं एक्सपोर्ट का। आज भी वहाँ के फार्मर्स ज़्यादा प्रोडक्शंस करते हैं। और बताया था कि केरला जो है स्पाइसेस और हाउस यानी मसालों का घर कहलाता है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, अगर हम ब्रिटिश पीरियड में देखें, कॉटन बेल्ट ऑफ इंडिया, जो कॉटन बेल्ट थी इंडिया की जहाँ कपास का उत्पादन होता था, ब्रिटिश को बहुत अट्रैक्ट किया और अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्ट। और अल्टीमेटली हमने ये देखा कि जो कॉटन था उसका एक्सपोर्ट किया गया टू ब्रिटेन एज ए रॉ मटेरियल, क्योंकि यहाँ पर जो कॉटन था वो बहुत ही अच्छी वैरायटी का प्रोडक्शन होता था, अच्छी क्वालिटी का कॉटन था। तो ब्रिटिशर्स को वो पसंद आया। उन्होंने अल्टीमेटली जो कॉटन है उसका एक्सपोर्ट किया ब्रिटेन में एज रॉ मटेरियल के रूप में फॉर दियर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल, इंग्लैंड में है मैनचेस्टर एंड लिवरपूल, फ्लोरिश्ड वेल ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया। तेजी से फला फूला, फ्लोरिश्ड कहते हैं बहुत फलना फूलना, बहुत काफ़ी डिमांड हुई जब उन्होंने रॉ मटेरियल के रूप में इंडिया से कॉटन को क्या किया, इंपोर्ट किया और अपने देश में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ, और अच्छी क्वालिटी का कॉटन भारत से मिलने से हमने ये पढ़ा है रेड अबाउट चंपारण मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1917 में बिहार में। दिस वाज स्टार्टेड बिकॉज फार्मर, क्योंकि इस इलाके के जो किसान थे द रीजन वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, उनको नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था ऑन दियर लैंड, अपनी ज़मीन पर। बिकॉज इट वाज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन के साथ साथ इंडिगो भी नेसेसरी था। इसलिए 1917 में बिहार में किसानों ने चंपारण रिवॉल्ट किया। इट वॉज नेसेसरी फॉर वेयर लोकेटेड इन ब्रिटेन, जो ब्रिटेन में लोकेट था टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन, और इंडिगो उगाने से उनके लिए प्रॉब्लम ये थी चंपारण किसानों के लिए कि वो अदर फसलें नहीं उगा पा रहे थे अपनी फैमिली के सस्टेन के लिए, अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए। क्योंकि जो इंडिगो था इसके जो टाइमिंग था इसके प्रोडक्शन की 1 से 2 साल तक लग जाता था, और दूसरा इसमें फर्टिलिटी काफ़ी कम हो जाती थी, इसीलिए फार्मर इंडिगो उगाना प्रेफर नहीं कर रहे थे। अंडर ग्लोबलाइजेशन अगर हम देखें, पर्टिकुलरली आफ्टर 1990 के बाद फार्मर इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज्ड, फार्मर्स को कई सारे नए चैलेंजेस फेस करने पड़े 1990 के बाद, जो जब यहाँ पर उदारीकरण आया। डिस्पाइट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन ऑफ राइस, जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन ऑफ राइस का है, कॉटन का है, रबर का है, टी का है, कॉफ़ी है, जूट एंड स्पाइस है, जितने ये अगर हम कहें टी, कॉफ़ी है, जूट है, कैश क्रॉप्स हैं जो, और मसाले हैं। एंड आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू कम्पीट, हमने ये देखा कि हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे वो डेवलप्ड कंट्री के साथ कम्पीट यानी कंपटीशन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द हाईली सब्सिडी एग्रीकल्चर इन दोज कंट्री, क्योंकि इन कंट्रीज में हाईली सब्सिडी थी एग्रीकल्चर की उन देशों में। यहाँ एक फिगर दिख रहा है मेरे को, टिश्यू कल्चर दिखाया जा रहा है, इसमें टिश्यूज दिखा रहे हैं टीक क्लोन्स के। टीक जो होता है पेड़, जो टीक का सुना होगा, उसके क्लोन बनाए गए हैं लैब में छोटे छोटे। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर, आज हम देख रहे हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर है फाइंड इटसेल्फ टू बी क्रॉस टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल, एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल करने के लिए और प्रॉफिटेबल करने के लिए, कामयाब और प्रॉफिटेबल करने के लिए प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिनल, जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन को सुधारा जाए। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था प्रॉमिस्ड मच, काफ़ी इसमें सक्सेसफुल रहा, बट टुडे इट अंडर द कंट्रोवर्सी, लेकिन आज इसमें भी ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी कंट्रोवर्सी, विवाद शुरू हो गया है। इट इज़ बिंग एलर्ज दैट इट हैज़ कॉज लैंड डिग्रेडेशन, ऐसा माना गया कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जिन खेतों में स्टार्ट किया जाता है टेक्नोलॉजी की मदद से, हाइल्डिंग वैरायटी सीड्स से, केमिकल से, पेस्टिसाइड से और अदर बायोकेमिकल्स के द्वारा, तो हम ये देखते हैं कि इससे लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। और ओवर यूज करने से केमिकल से ड्राइंग एक्यूफायर
एंड वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है विविधता वो वैनिशिंग घटती गायब होती जा रही है। द कीवर्ड टुडे इज ए जीन रिवॉल्यूशन, आजकल जो कीवर्ड आ गया है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन की जगह जीन रिवॉल्यूशन आ गया, यानी कि जो प्लांट है उनके जीन क्या कर रहे हैं हम हाइब्रिड बना रहे हैं, विच इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का अर्थ है इज रिकॉग्नाइज एज ए पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग अ न्यू हाइब्रिड वैरायटी। जीन इंजीनियरिंग का अर्थ है कि हम बीजों की नई प्रकार की वैरायटीज को डेवलप्ड करें हाइब्रिड सीडों को बना के। अक्सर हम देखते हैं इम्पैक्ट कुछ जैन मॉडिफाइड सीड यूज वेस्टली इंडिया में यूज किए जाते हैं, जैसे बहुत सारी चावल की किस्में हैं या मतलब धान की किस्में हैं और बहुत सारी गेहूं की किस्में हैं और बहुत सारी फलों में भी हम देखते हैं आम की कई सारी, जैसे बहुत सारे और भी हैं। प्रॉब्लम एसोसिएट होती हैं विथ हैवी पेस्टिसाइड्स, जब हम हैवी पेस्टिसाइड यूज करते हैं बेटर ग्रोथ के लिए तो इससे लैंड डिग्रेडेशन होता है, ज़्यादा केमिकल से जो न्यूट्रिशनल हैं फ्रूट्स के वो कम हो जाते हैं। डेवलपिंग कंट्री में ऐसा देखा गया। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच वर्क टुडे, आजकल हम देखें अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा वैल्यू दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री, क्योंकि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो बिना फैक्ट्री के इस्तेमाल किया जाएगा, फैक्ट्री के केमिकल्स के द्वारा, सच एज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, जो हम फैक्ट्रियों में हमारा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर तैयार होता है बिना इसके ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। हैंस इट डज नॉट अफेक्ट इन्वायरमेंट, और इससे क्या होता है इन्वायरमेंट भी इफेक्टिव नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है, हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहता है, पॉल्यूशन नहीं होता है नेगेटिव मैनर में। फ्यू इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि थिंक दैट इंडियन फार्मर हैव ए ब्लैक फ्यूचर, उनका जो फ्यूचर है वो ब्लैक है, इफ दे कंटिन्यू ग्रोइंग फूड ग्रेन ऑन द होल्डिंग दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर द प्रोपोर्शन पॉपुलेशन राइज। अगर किसान जो लैंड होल्डिंग है उनके पास खेतों की जोतों के जो आकार हैं, खेतों के आकार हैं यहाँ के किसानों के पास, वो इतने छोटे छोटे और छोटे होते गए पॉपुलेशन बढ़ने से, तो इंडिया की जो रूरल पॉपुलेशन है जब 606 मिलियंस है विच डिपेंड अपॉन 250 मिलियंस हेक्टेयर ऑफ जो क्या कहते हैं 600 मिलियंस पॉपुलेशन 250 मिलियंस हेक्टेयर खेत पे डिपेंड है, एन एवरेज ऑफ लेस देन जो क्या है हाफ हेक्टेयर पर पर्सन से भी काफ़ी कम माना जाता है। तो एक ही चिंता का विषय है। इंडियन फार्मर्स शुड डिवर्सिफाई दियर क्रॉपिंग पैटर्न को उन्होंने बदलना पड़ेगा फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप, सीरियल्स के अलावा हाई वैल्यू की जो क्रॉप्स हैं उनको वैल्यू देनी पड़ेगी। दिस विल इंक्रीज इनकम, इससे उनकी इनकम बढ़ेगी और जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो कम होगा। एंड बिकॉज फ्रूट्स जो हैं मेडिकल हर्ब्स हैं, जो हमारे फल हैं जो और मेडिकल जिससे दवाइयाँ बनती हैं, हर्ब्स हैं, फ्लावर हैं, फूल हैं, वेजिटेबल्स हैं, बायोडिस्टल क्रॉप्स हैं लाइक जेट्रोफा। जब मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल और डीजल के बदले बहुत जल्दी जो है जैसे हम देखते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस हैं, उनके बदले बहुत जल्द जेट्रोफा की खेती की जाएगी एंड जजोबा की नीड, जिसमें लेस इरिगेशन चाहिए देन ए राइस और शुगर केन के मुकाबले में। ये प्रॉफिटेबल भी है और कॉमर्शियल क्रॉप भी मानी जाएगी। इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट, जो इंडिया है वो क्या है डाइवर्स क्लाइमेट है यहाँ का, एंड कैन बी अर्सनेट टू ग्रो एंड वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप, जिससे हम क्या करें इरिगेशन इसलिए करें क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल है और इस कारण से जो यहाँ पर बहुत सारे इलाकों में इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, तो हम क्या करें जो हाई वैल्यू की क्रॉप्स है वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करा के अवेलेबल कराएं। तो in this way this chapter finished. I hope you understood. Thanks for listening me. And in this the change अगर हम देखें इन क्रॉपिंग पैटर्न में अगर हम चेंज देखते हैं फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू, सीरियल से हाई वैल्यू क्रॉप को विल मीन दैट इंडिया विल हैव टू इम्पोर्ट फूड। अगर हम हाई वैल्यू फूड को ज़्यादा वैल्यू दें और ज़्यादा उन पर कंसंट्रेट करें तो हम ये देखेंगे कि इंडिया क्या करेगा
इम्पोर्ट फूड को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, खाने पीने की जो अन्य जो अनाज है। ड्यूरिंग 1960 में दिस वुड हैव बीन सीन एज ए डिजास्टर, एक डिजास्टर के रूप में देखा गया था, आपदा के रूप में। इफ इंडिया इम्पोर्ट सीरियल्स, यदि इंडिया सीरियल्स को इम्पोर्ट करता है, अनाज को, और हाई वैल्यू के फूड को एक्सपोर्ट करता है, तो क्या होगा कमोडिटीज को, इट विल बी फॉलिंग सक्सेसफुल। तो इससे क्या, हालांकि ये सक्सेसफुल तो होगा। इकोनॉमीज लाइक जैसे इटली है, इजराइल है और चिली, इनकी इकोनॉमी है, उसी की तरह ये क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। जैसे दीज कंट्री एक्सपोर्ट फार्म प्रोडक्ट्स, हम क्या, ये क्या करते हैं, फार्म प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे फ्रूट्स है, ओलिव्स है, स्पेशलिटी सीड है और वाइन्स हैं। एंड इम्पोर्ट सीरियल्स को इम्पोर्ट करते हैं। आर वी रेडी टू टेक दिस रिस्क, क्या हम ये रिस्क लेने को तैयार हैं? इस पर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट ए डिबेट ऑन दिस मैटर दैट द, क्या हमको ऐसी चीज़ों पर जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, जो हायर वैल्यू की जो चीज़ें हैं, उनको क्रॉप्स में हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, या हमें सीरियल्स क्रॉप्स में ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए? अदरवाइज ऐसा ना हो कि हम सीरियल्स और फूड ग्रेन तो अदर कंट्री से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं और यहाँ की हायर वैल्यू वाली चीज़ें हम बाहर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, जबकि अदर कंट्रीज में ऐसा नहीं है, और हमें लार्ज पॉपुलेशन को फीड भी कराना है इसके साथ साथ।